हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका एसएससी का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। और अब हमारा टारगेट है साइंस। साइंस के लिए हमारे पास केवल एक दिन का गैप मिला है हमको, यानी 1 दिसंबर। आज 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर का आधा दिन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और 1.5 डेज में जो बेस्ट हमारा प्रिपरेशन हो सकता है उसको करने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। नाउ साइंस का क्विक रिवीजन करने के लिए हम यहाँ पर हैं। थोड़ा सा मेथडोलॉजी समझ लें। क्विक रिवीजन का मतलब ही यही है कि वो बहुत जल्दी हो जाए, तो टाइम मैक्सिमम बचाते हुए हम किस तरह से उसको रिवाइज करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स प्रॉपरली कवर हो जाए। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठें, उसके पहले आपने एक तो अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है, साथ में एक पेंसिल रख लो, ज़रूरत पड़े तो एक पेन और नोटबुक भी रख लो कि अगर ज़रूरत पड़े कुछ आपने वहाँ पे नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सको। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी सारी बातें कर लूँ। आपकी बुक मेरे स्क्रीन पे भी खुली रहेगी, तो आप उससे टैली कर सकते हो चीज़ें। अगर कोई चीज़ मैं हाईलाइट करने को बोलूँ तो आप हाईलाइट कर लेना, कोई चीज़ वहाँ पर मार्क करने को बोलूँ तो पेंसिल से मार्क करना, पेन से मार्क करने से बुक खराब होती है। तो ये जो चीज़ें हैं हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अभी इस वीडियो में केमिस्ट्री हम रिवाइज करेंगे, और केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है, दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का है, और तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री मिलेगा, दूसरा वीडियो हम फिजिक्स के लिए बनाएंगे और तीसरा वीडियो बायो के लिए बनाएंगे। तो टोटल आपके 6 चैप्टर्स जो हैं वो इस तरह से बारी बारी कवर हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट केमिस्ट्री विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट टॉकिंग मच। देखो, बुक आपने अगर खोल लिया है तो आपका फ्रंट पेपर पेज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का होगा। मैं जो बोलता जाऊँ वो बातें आप सुनते जाएं, जो हाईलाइट करने को बोलूँ वो हाईलाइट कर लें। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे ही ये जो इनिशियल कुछ चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, क्या कि इसमें फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या कि मिल्क अगर समर में खुला रह गया तो उसकी कर्डलिंग हो जाती है, यानी कर्ड में कन्वर्जन हो जाता है। मिल्क में लैक्टोज शुगर है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया सब्सटेंस बना है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? रस्टिंग हो गई। रस्टिंग हो गई, रस्टिंग में क्या हुआ? आयरन का रिएक्शन हुआ मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, और फिर फेरिक ऑक्साइड बना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि नया सब्सटेंस बना है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन में, नया सब्सटेंस बनता है। फूड इज कुक्ड, सब्सटेंस नए बनते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, नए सब्सटेंस बनते हैं। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों याद रखना, ये हमें याद रहे, ये चीज ऐसी है जो इग्नोर हो जाती है अक्सर। हाँ, यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को देख करके आपको एक एक्टिविटी याद आ रही होगी जो कि हमने क्लास में भी करी हुई है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन का कंबस्शन। मैग्नीशियम रिबन का कंबस्शन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको आप छोड़ दो, लेकिन ये डायग्राम याद रखना। सारे डायग्राम्स आपको जब देखने हैं तो सब डायग्राम में लेबलिंग देखनी है। ये टॉन्ग है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और बर्नर। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आ जाओ। मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है, व्हाइट पाउडर बनता है, ये सब बातें हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। सब रिएक्शन हमने देखी हुई है और सब्सिक्वेंटली अभी आने वाले टाइम में बात करेंगे। मैं यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा, केवल हम ये ध्यान रखें टू स्टार्ट विद व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। याद रखो, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद एंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical reaction is a change during which a new substance is formed with entirely new chemical properties। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। नया सब्सटेंस बना तो केमिकल रिएक्शन है, नहीं तो नहीं है। फिर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं।
हाँ, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, साथ में ऐड कर लें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हाँ, प्रेसिपिटेट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पीपीटी, एक्रोनिम टाइप का। पीपीटी इज प्रेसिपिटेट। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, याद कर लें उसको। प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed as a result of a chemical reaction. Precipitate is an insoluble substance formed as a result of a chemical reaction. तो ये यहाँ तक की बात हो गई। आप सेफली अगले पेज में जा सकते हो, और कोई खास चीज यहाँ पे नोट करने की नहीं है। केमिकल इक्वेशन टॉपिक आ गया। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करो। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या था? Chemical reaction was a change during which a new substance is formed, and chemical equation क्या है? Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. Chemical reaction का symbolic रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम कोई रिएक्शन को देख रहे हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, जिसमें वर्ड्स लिख के मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखाया जा रहा है, सेपरेटेड बाय अ एरो हेड। तो यहाँ देखें कि वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, और वर्ड इक्वेशन में क्या दिखता है हमको? वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products. Arrowhead क्या कर रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। कर क्या रहा है? इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई है वो हमको इससे पता चल रहा है। तो जब ये वर्ड इक्वेशन में हम सिंबल्स डाल देते हैं, तो ये सिंबल्स डालने के बाद में ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो जाती है। हाँ, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, और फिर इस स्केलेटल इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। क्यों हम बैलेंस करते हैं, ये बात यहाँ पे आती है कि व्हाई वी रिक्वायर टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। वी रिक्वायर टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज एवरी केमिकल चेंज follows the laws of chemical combination. हमने 9th क्लास में 2 laws of chemical combination पढ़े थे, law of conservation of mass and law of constant proportion. तो ये law of conservation of mass की बात है कि the mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. chemical reaction के दौरान mass बनाया भी नहीं जा सकता, destroy भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो atoms पहले थे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पहले थे रिएक्टेंट्स में, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। कोई नया सब्सटेंस या नया पार्टिकल नहीं, कोई नया पार्टिकल ऐड नहीं होगा, कोई नया एटम नहीं बनेगा, कोई नया सब्सटेंस जो बनेगा वो केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, towards the side of reactants will always be equal to the total number of atoms towards the right hand side, that is product side. तो ये प्रूव करने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए, टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि इस बार जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें बैलेंसिंग के क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछे जा रहे हैं कि आपको कोई इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको उसका नाम जानने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करने वाले, मैं इसमें से आगे निकल जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देखो, ये मेथड तो ठीक है, आपने सीखा हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं इस बार, कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें ये कह रहे हैं कि 6CO2 plus XH2O gives C6H12O6 plus 6O2। समझो ये रिएक्शन है, हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज X, तो आपको बैलेंस करके देखना पड़ेगा, और आपका आंसर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें 2, 4, 5, 6, कोई भी एक ऑप्शन 6 होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बैलेंसिंग इक्वेशन इज गुड, आप प्रैक्टिस करें, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में एक बार प्रैक्टिस कर लें, 2 बार प्रैक्टिस कर लें, 5-10 मिनट लगा करके प्रैक्टिस कर लें और आगे निकल जाएं।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें टाइम नहीं लगाएंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ही वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्शंस आने वाली है। तो मैं केमिकल इक्वेशंस एक एक करके आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम टाइप की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ये उसका डेफिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब इसमें एग्जांपल्स आपने दो एग्जांपल खास करके स्पेसिफिकली याद रखने हैं। एक तो जो मैग्नीशियम रिबन हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एक्चुअली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनता है, Mg plus O2 gives MgO, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें कंडीशंस क्या है वो ध्यान रखनी है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है ग्रेइश कलर की, उसको क्लीन नहीं करोगे तो मैग्नीशियम विल नॉट गेट एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब वो जलेगा ही नहीं। तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें उसे क्लीन करना विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको रगड़ के, उसको चमका करके और फिर उसके बाद उसको टोंग से पकड़ के और उसको फ्लेम पे रखते हैं तो वो जलता है। कैसे जलता है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, व्हाइट एशेज आर फॉर्म्ड, जिसको हम एक चाइना डिश में इकट्ठा कर लेते हैं। क्या बन गया ये व्हाइट कलर के एशेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको रिवाइज करते जाना है, मैं सिखा नहीं रहा आपको, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, सिखा मैं पहले चुका। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर के एशेज हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, मेटल नॉन मेटल से याद करो। मेटल ऑक्साइड्स आर गुड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, पता करने के लिए क्या करेंगे, पानी डालेंगे, इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक रेड लिटमस डालेंगे जो कि थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में कलर चेंज कर लेता है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये प्रूव होता है कि ये बेसिक इन नेचर है। इतनी बातें Mg plus O2 gives MgO से आनी चाहिए। दूसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायग्राम भी ध्यान से देख लो, एग्जाम में आ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम इज पुट इनटू वाटर, पानी में डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम बन गया। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, CaO क्विक लाइम प्लस H2O gives CaOH whole twice aqueous, aqueous लिखा है तो मतलब दैट इज वाटर के साथ में बना हुआ सॉल्यूशन। स्लेक्ड लाइम हम कह रहे हैं, स्लेक्ड लाइम बन गया। अभी स्लेक्ड लाइम जो है उसमें पानी डालते रहते हैं। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या? कंटेनर बिकम्स हॉट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इन एनी फॉर्म इज इवॉल्व्ड, यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। हाँ, तो यहाँ पे हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, तो वो स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ में हिसिंग साउंड, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 एक्चुअली है हिसिंग साउंड, ये वाली आवाज जो होती है इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। हिसिंग साउंड के साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन इसके हैं, लेकिन ये रिएक्शन आगे तक चलती है। क्या आगे तक चलती है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इस CaOH होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, वी कॉल इट लाइम वाटर। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ आपने पास की तो विद इन 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन फिर ये मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये मिल्की व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना है विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। नाउ इफ यू विल कीप ऑन सप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सेम सॉल्यूशन, दिस मिल्की व्हाइट कलर विल डिसअपीयर। व्हाई? बिकॉज विद दिस CaCO3 प्लस H2O, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CaCO3 प्लस H2O, इसमें आपने और कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 वोल्ट वाइज बनता है विच इज कलरलेस, विच इज सॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल था, ये प्रेसिपिटेट था, ये मिल्की व्हाइट कलर का था। एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस मेक्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल है, इसलिए वो कलर भी गायब हो जाता है। तो मिल्की व्हाइट कलर याद करने की बात कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई होता है
तो मिल्की वाइट कलर अपीयर होता है और फिर वो मिल्की वाइट कलर कार्बन डाइऑक्साइड और डालने से डिसअपीयर भी हो जाता है। क्यों होता है ये रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, अपन अच्छे से इस बारे में बात कर चुके हैं। और एक चीज ऐड कर लो, यही लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस व्हाइट वॉश के लिए हमने दीवार पे पोत दिया, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश हमने उसको दीवार पे लगा दिया। इट विल स्लोली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद इन 2-3 डेज द वॉल विल स्टार्ट शाइनिंग। वो मिल्की वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। व्हाइट वॉश करने वाला बोलेगा हमसे कि सर 2-3 दिन इसको सूखने दो, ये सूख जाएगा तो दीवारें गोल उठेंगी, तो वो जो चमकने लग जाएगा, ज्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से होगा। ये तीनों बातें देखनी है। ये वाली चीज जो लिखी हुई है इसको पढ़ लो, जो मैं बोल रहा हूं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे छोटी छोटी रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2O2 वाटर, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकलती है। हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है जी, ये बातें हो गई तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और देखो, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब बातें हम भूल जाते हैं, इसलिए हाईलाइट करवा रहा हूं। हाईलाइट कर लो पेंसिल से, स्टार लगा लो यहाँ पे। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 है। देखो और आगे चलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डीकंपोजिशन रिएक्शन में है। ये डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से याद करना ही है, हमने इसको मॉक में भी दिया था। क्या क्या लिख रहा है इसमें, ये हो क्या रहा है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, FeSO4 का कंबस्शन। देखो थर्मल डीकंपोजिशन में 3 रिएक्शन याद रखनी है। एक तो डीकंपोजिशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट, एक डीकंपोजिशन थर्मल डीकंपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल 3 रिएक्शन याद करनी है। लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्टवाइज का थर्मल डीकंपोजिशन, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, एक एक करके याद करते हैं। पहली रिएक्शन ये हो गई, FeSO4 कैसा है याद करो, ग्रीन कलर का पाउडर है, उसको आपने बॉइलिंग ट्यूब में डाला और टॉन्ग से पकड़ के डायरेक्ट हीट देना शुरू कर दिया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, क्योंकि फेरस सल्फेट जो है वो हेप्टाहाइड्रेट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। इस वजह से पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होगा और इसका कलर जो कि पेल ग्रीन है उससे कलरलेस हो जाएगा। एक बात, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे और फिर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात हो जाएगी। तो ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाना हमको दिखेगा कि नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वी कैन सी सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कहां से आ गए, ये क्रिस्टल में से आ गए, फेरस सल्फेट पाउडर में से आ गए, क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हिडन था। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब ये एनहाइड्रस यानी जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया हो, पहले वो था हाइड्रेटेड, हाँ अब क्या है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 बचा। वो FeSO4 का रिएक्शन हो रहा है, आप उसे हीट कर रहे हो तो अब उसका थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल मतलब हीट से, डीकंपोजिशन मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। 3 चीजें बनेगी। सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या बना है, SO2 और SO3, 2 गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। हाँ, नंबर 2 फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर, इसको रेडिश ब्राउन भी लिखा हुआ होता है, ब्राउन इन कलर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, पहला रिएक्शन आपका थर्मल डीकंपोजिशन का हो गया। अब दूसरा रिएक्शन देखें, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। मैं कैल्शियम कार्बोनेट से पहले लेड नाइट्रेट को अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे यहीं पे हम लिखेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। कैसा, व्हाइट कलर का सॉल्ट है, याद रखो, कलर सबके याद रखो, व्हाइट कलर का सॉल्ट है। फेरस सल्फेट कैसा था, पेल ग्रीन था, हल्का ग्रीन, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है। इस व्हाइट कलर के सॉल्ट में आपने हीट दिया तो क्या हो गया, लेड ऑक्साइड बना येलो कलर का, प्लस NO2 बना, दैट इज अ गैस रेडिश ब्राउन कलर का, और ऑक्सीजन जिसका कोई कलर नहीं होता। अब देखो लेड नाइट्रेट को हीट किया तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1,
क्रैकलिंग साउंड, चटर पटर की आवाज आने लगेगी, ऐसा लगेगा टेस्ट ट्यूब टूटने वाली है। ठीक है, फिर नंबर 2, उसकी वॉल्स पे आपको दिखेगा NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस जो है वो उसमें से इवॉल्व होने लग गई है, उसकी वॉल्स जो है वो रेडिश ब्राउन होने लग गई है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गया। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 कि आपका येलो कलर का रेजिड्यू बचा है। प्रेसिपिटेट नहीं बोलना है इसको, रेजिड्यू बचा है। कैसा? येलो कलर का, दैट इज लेड ऑक्साइड PbO। और चौथा ऑब्जर्वेशन भी है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, हमें कैसे पता चला? ऑक्सीजन इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस, उसकी ना तो कोई कलर है, उसका ना तो कोई स्मेल है। फिर कैसे पता चला? एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके एक कैंडल लेकर के जाओगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो ज्यादा ब्राइट लाइट के साथ में जलने लग जाएगी, उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, मतलब ऑक्सीजन इज सप्लाइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो देखिए ये वाला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब नंबर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का पाउडर, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, याद रखें। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, ये लाइमस्टोन भी बोलते हैं हम इसको। तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन आपका मार्बल भी है, ठीक है ना, जो मार्बल स्टोन होता है वो भी लाइमस्टोन है। जो आपका ताजमहल बना हुआ है वो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ है, ये बातें ध्यान में रखें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दे रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। याद रखने की क्या बात है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। तो इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम एंड it is used in manufacture of cement। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आता है। कैल्शियम ऑक्साइड उससे थर्मल डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, है ना। आप लोग कभी कभी पूछते हो कि कंफ्यूज रहते हो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ मैंने दिखा दिया। अब आगे बढ़ जाओ यहाँ से। बहुत सारी बात हो गई यहाँ पे। ये लेड नाइट्रेट वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को याद रखना। रेडिश ब्राउन कलर की गैस यहाँ पे दिखाई हुई है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये 3 रिएक्शंस हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन की। ये देखो, ये इसका इक्वेशन लिखा हुआ है PbNO3 और ट्वाइस, हाँ, ये इसका बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिकम्पोजिशन जो है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस भी आता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी एज एन एनर्जी यूज करके वाटर का डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। याद रखने की बात है कि जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन मिलता है। कैथोड पर यानी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन मिलता है, पॉजिटिव चार्ज वाले यानी एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो है वॉल्यूम वाइज। ये बात याद रखने की, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन बनता नहीं। दूसरा देखो, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन किसी भी केमिकल का। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा। सिल्वर ग्रे कलर का होता है, इसका कलर याद रखो कि जब फोटोलिसिस होता है तो ग्रे कलर का सिल्वर बनता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही है, सिल्वर बनता है ग्रे कलर का। दोनों के कलर्स का ध्यान रखें। सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो ब्राइट व्हाइट है, ठीक है, मतलब व्हाइट कलर का AgCl या सिल्वर क्लोराइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्राइट व्हाइट नहीं है, पेल व्हाइट है। कभी कभी उसको ब्राउन भी लिखा जाता है बोर्ड के पेपर्स में, ये बात भी ध्यान रखें। AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर एंड ब्रोमीन बनाता है। अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपको याद है द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने देखी, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या हो रहा है उसमें? एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। आयरन ने कॉपर सल्फेट को
में से कॉपर को हटाया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। लेकिन शर्त यह है कि आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ तभी हो पाएगा जब कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मतलब कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, अच्छे से शेक किया, उसको डिसॉल्व कर दिया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। आयरन नेल उसमें डाल दी, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि ब्लू कलर पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। क्या बन गया है पेल ग्रीन कलर का? एक ही चीज पढ़ते हैं पेल ग्रीन कलर की, FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है, दिस इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर का डिपोजिशन आयरन नेल के ऊपर हो जाता है। तो ये बात आपको पहले से पता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, एंड दिस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इसको इग्नोर नहीं करना। आगे देखें, ये आपका दिखाया हुआ है वो, है ना, Fe+USO4 ये। फिर उसके अलावा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ भी ऐसे ही होगा। जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। एल्यूमिनियम विद कॉपर सल्फेट रिएक्शन करोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, दैट इज आल्सो कलरलेस। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, हाँ, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो इसको, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड बनता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, इसमें दो ही रिएक्शन हमको याद रखनी है। एक तो ये जो सामने दिख रही है, इसका डायग्राम भी अक्सर पूछा जाता है, दिखाया जाता है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड व्हाइट कलर का पाउडर है, सोडियम सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर है। दोनों को पानी में डाला अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और दोनों को शेक करके एक्वस सॉल्यूशन दोनों के मिला बना दिए। दोनों को जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में ये रिएक्ट करता है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। हम पहले बात कर चुके, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये बात भी बैक ऑफ द माइंड रखें। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस। कैसा है इसका? ये व्हाइट कलर का पाउडर था, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस है। दैट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड KI, उसके एक्वस सॉल्यूशन वो भी कलरलेस है। दोनों को जैसे ही मिलाएंगे इंस्टेंटेनियसली येलो कलर का लेड आयोडाइड PbI2 बनेगा, दैट इज येलो इन कलर, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन KNO3 बन जाएगा। दिस इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। All the neutralization reactions in which acids and bases combine together, react together to form salt and water are also double displacement reactions. ठीक है, तो ये आपकी चार इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं। सारे एग्जांपल्स जो जो इंपॉर्टेंट है सब हमने देख लिए हैं। इन एग्जांपल्स के बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ध्यान रखो। बी कॉन्फिडेंट, रिवाइज कर जाओ और ऐश करो, इसके बाद से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखो। अब ये पांचवा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एक्चुअली इसको हम पांचवा टाइप नहीं बोलते, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें पहले जो रिएक्शन आप पढ़ चुके हो उसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट छोड़ के बाकी सारी रिएक्शंस इसमें आपको मिलेगी। ऑक्सीडेशन बस फटाफट याद कर लो कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें। इससे भी एक क्वेश्चन शो शॉट आने वाला है। क्या ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज हमने सीखी। रिडक्शन उसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो रिडक्शन है वो उसका जस्ट ऑपोजिट है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं, इसलिए हम उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ बोलते हैं। इसको हम रेडॉक्स भी बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हमको कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि इनमें से ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइज होना मतलब तो हमने बता दिया कि ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन निकलना या इलेक्ट्रॉन निकलना। और
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो किसी को ऑक्सीडाइज कर ले, यानी जो किसी को जाकर के ऑक्सीजन ऐड कर दे, या तो किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल ले या किसी की हाइड्रोजन छीन ले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस कर दे किसी को, वो क्या कर देगा? किसी की ऑक्सीजन निकाल लेगा, या किसी को हाइड्रोजन दे देगा, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस बात को, एज अ शॉर्टकट दिमाग में रखो कि जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइज कौन होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस कौन होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक ही बात है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात है। यानी किसी एक केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इसमें लिखा हुआ है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। कभी भी प्रोडक्ट में से आंसर मत उठाना, ये गलती आपको करते देखा मैंने। प्रोडक्ट में से आंसर नहीं उठाना, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होगा वो यही होगा। हाँ, कहाँ होगा? यहाँ पे Cu+O2 यानी रिएक्टेंट्स में। अब कॉपर जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाँ, इनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही रिड्यूस हुआ है। इनमें से एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहां से शॉर्टकट उठाओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में याद रखना, ऑल द मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑल द मेटल्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये तीन जहां भी दिख जाए आप आंख बंद करके लिख दो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे मेटल है कॉपर, तो कॉपर क्या है? कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कॉपर इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब जो दूसरा बच गया वो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद ही रिड्यूस हुआ होगा, यानी ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन खुद हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, और वो हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस ही होता है। तो आप जितने भी एग्जांपल देखोगे उन सब एग्जांपल में आप देखो, जैसे ये कॉपर और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। चाइना डिश में हमने रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर डाला हुआ है। ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जो है ये कॉपर पाउडर है। तो कॉपर पाउडर आपने डाल करके उसको आप गरम कर रहे हो, डायरेक्ट हीट दे रहे हो, डायरेक्ट हीट दे रहे हो, चाइना डिश में रख के। चाइना डिश में क्यों रखा? टूट ना जाए, हीट से ना टूटे। खूब सारी हीट आपने उसको दी। इस हीट के इन्फ्लुएंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कॉपर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। हम बोलते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा, और इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉपर ऑक्साइड CuO। ये कॉपर ऑक्साइड जो है दिस इज ब्लैक इन कलर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। ये रेडिश ब्राउन था, ये ब्लैक हो गया। रेड ब्राउन चीज ब्लैक हो गई है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू रीऑब्टेन दिस रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, तो हम दूसरा रिएक्शन करते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी में समझते हैं कि इसके ऊपर से ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड बन गया था, इस पर से हाइड्रोजन गैस पास करो। अब फिर से बात आ गई कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज a reducing agent, hydrogen is oxidized, the substance oxidized hydrogen है। याद रखो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स, मतलब सल्फर भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन सब आ गए, वो सब नॉन मेटल्स, वो सारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा ना ऑल द मेटल्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसे ही हम इधर एलिमेंट्स की बात करने लगे तो हम कह रहे हैं कि ऑल द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। साथ में ऑल द मेटल ऑक्साइड जो अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, वो किसी को ऑक्सीजन देने के लिए तो कैरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन कौन देगा किसी को? ऑक्सीडाइज कौन करेगा किसी को? जो कि खुद अपने पास ऑक्सीजन लेकर के आया हो। ठीक है, तो यहां देखें कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये रिएक्शन हो गया है और इसमें कॉपर और वाटर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड।
कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। दूसरे भी एग्जांपल देखें, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। फिर देखो आपको कार्बन मिल गया। कार्बन जहां भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है। जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, हमने कहा था मेटल ऑक्साइड हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके आया, वो कार्बन को दे देगा। यहाँ देखो MnO2HCl, जो अपने साथ ऑक्सीजन लाया वो ऑक्सीजन किसी में ऐड करेगा, जो हाइड्रोजन लाया वो हाइड्रोजन ऐड करेगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस होगा। HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अब फाइनल लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, करोजन एंड एसिडिटी। करोजन मतलब मेटल्स का रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस। एटमॉस्फेयर में जो फैक्टर्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के अलावा मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर के अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी देखा और हमने हाइड्रोजन सल्फाइड भी देखा, जो मेटल की सरफेस से रिएक्शन करके नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। इसको हम करोजन बोलते हैं। करोजन में नया सब्सटेंस बनता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आयरन का करोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ प्लस H2O के साथ में हुआ तो Fe2O3.X जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर है, बनता है। आयरन इससे अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, तो वी डोंट वांट रस्टिंग एट ऑल। रस्टिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसान करता है, वो आयरन को खराब कर देता है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। कैसे प्रोटेक्ट करें? डू नॉट अलाउ द ऑक्सीजन और मॉइस्चर टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन मेटल। कैसे कर सकते हैं? उसके ऊपर ऑयल लगा दो, उसके ऊपर पेंट लगा दो, कैसा भी पेंट हो सकता है, ऑयल पेंट लगा दो, रेड ऑक्साइड लगा दो, जैसा भी पेंट लगाओगे दैट विल फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द ऑक्सीजन एंड वाटर एंड मेटल। ज्यादा पक्का काम करना है, लंबा काम करना है, तो गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में? आयरन के सरफेस पर जिंक की लेयर, और जिंक की लेयर जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन। तो जिंक ऑक्सीजन से पहले रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड की एक और लेयर जिंक के ऊपर बन जाती है। तो आयरन इज नाउ डबली प्रोटेक्टेड। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर, डबल लेयर बनी हुई होती है। तो अब ये तो अच्छी बात हो गई। अगर बाय चांस जिंक ऑक्साइड की लेयर किसी चोट वोट लगने की वजह से टूट भी जाती है कभी, तो जिंक विल गेट एक्सपोज्ड एंड इट विल अगेन रिपेयर इटसेल्फ बाय रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्विकली। तो ये अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन की। फिर गैल्वेनाइजेशन के अलावा और क्या और कर सकते हैं? हम अलॉइंग कर सकते हैं, मेटल्स को आपस में मिला करके अलॉय बना सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम एक और बात कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं। क्रोम प्लेटिंग करने से ब्यूटिफिकेशन भी हो जाता है, जैसे आपके वाटर टैप्स पे होता है, आपके साइकिल के हैंडल बार पे होता है, या आपकी कुछ पुरानी जो गाड़ियां होती थी उसके बम्पर्स होते थे, वो भी चमकदार एकदम क्रोम प्लेटेड होते थे। वो रस्टिंग से भी बचाते थे और ब्यूटिफिकेशन भी हो जाता था। ये सारे तरीके तो आयरन के हो गए। उसके अलावा कोरोजन, यहाँ पे एक और बात होती है कॉपर का कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से और मॉइस्चर से कॉपर का रिएक्शन होता है। इट इज अ कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर का लेकिन स्लो रिएक्शन CO2 प्लस H2O के साथ में जब होगा तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा विच इज ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस। तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH2। ग्रीन कलर की लेयर है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ कॉपर। सिमिलरली टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी होता है। सिल्वर का रिएक्शन होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, एंड दिस स्लो रिएक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S silver sulfide which is a black colored substance. So blackening of a silver article surface is tarnishing of silver, which is a very slow reaction because H2S is not available in atmosphere in very high concentrations and silver is a very less reactive gas metal. सिल्वर का जो रिएक्टिविटी सीरीज में आप पोजीशन देखोगे तो कॉपर के भी नीचे है, तो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल इट इज। दोनों का स्लो रिएक्शन होगा और बहुत देर के लिए, बहुत दिनों के लिए अगर आपने एक्सपोज करके छोड़ दिया है तो सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक कलर के, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनने लगती है। ठीक है, तो सिल्वर
sulfide is the black colored layer, copper carbonate is green colored layer, and hydrated ferric oxide is the reddish brown colored rust on the surface of iron. ये तीन बातें हमको याद रखनी है। फिर हम आगे रेंसिडिटी पे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। जब फूड में प्रेजेंट जो ऑयल्स हैं उनका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। हम कहते हैं फूड रेंसिड हो गया। रेंसिडिटी से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसमें नंबर 1 है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ नाम देखे थे, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देते। जैसे कि आपका फ्रूट जैम होता है, पैकेज्ड फूड की कैटेगरी में आता है, पैक होकर के दुकानों में बिकने चला जाता है, आप उसे कभी खरीदोगे फिर कब यूज करोगे वो सब क्लियर नहीं है, तो उसके अंदर ये चीज डाली हुई है, एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है जो कि उसके टेस्ट को ऑल्टर किए बिना, टेस्ट को खराब किए बिना उसको ऑक्सीडेशन से बचा लेता है। हाँ, मतलब रेंसिडिटी से बचाने का एक तरीका यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा तरीका यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स लाइक विनेगर। विनेगर को आप यूज करते हो एज अ प्रिजर्वेटिव विद द पिकल्स। जो अचार होता है हमारा, उसमें हम पिकल की उसमें हम विनेगर डाल देते हैं। विनेगर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रेंसिडिटी। तीसरी चीज जो आपके वेफर्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं, जो कि आपके ये कुरकुरे टाइप चीजें होती हैं, इनके अंदर हम नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। नाइट्रोजन इज अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस, उसको पूरा बंद करते हैं इस तरह से कि इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑयल के बीच में कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाता, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस। ऑक्सीजन को बाहर निकालना इज द पर्पस। नाइट्रोजन फ्लश क्यों किया कि एयर बाकी सारी बाहर निकल जाए, अंदर केवल नाइट्रोजन रहेगी तो सेफ रहेगा फूड आपका। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपको जो कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए हैं। उसके अलावा हम इवैक्यूएटेड जो ऐसा जिसके अंदर एयर बिल्कुल है ही नहीं, हमने उसको वैक्यूम पंप यूज करके एयर बाहर निकाल दी हुई है, वो भी यूज कर सकते हैं। लिमिटेड वो डिले करते हैं रेंसिडिटी को। या डीप फ्रीजर भी यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो रिटन इन योर बुक। तो वो चीजें आप बैक ऑफ द माइंड रखें कि ऐसी बातें पूछी जाएंगी तो इस तरह के आंसर्स हम देंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हमको जितना भी टाइम लगा है रफली, मैं आपको ये बस ये बोलता हूँ कि इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हमको इससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए था। अब आप थोड़ा सा इसको पॉज करके और थोड़ा सा टाइम लगा करके इसे आगे और फर्दर देख सकते हो। मैं इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करूँगा और फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर के लिए यानी एसिड बेसिस के लिए हम दूसरा वीडियो आपको पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहीं पर पॉज करते हैं। आप दूसरे लिंक को क्लिक करें और उसमें एसिड बेसिस देखें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।